नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और आज मैं आपके लिए NCERT क्लास 6 का अध्याय 8 में लेके आया हूँ, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसके जितने भी MCQs बनते हैं वो सभी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इसके बाद आपके 3-4 अध्याय ही बाकी रह जाएंगे, जो जल्द हम लोगों द्वारा कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला MCQs देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में कितने साल पहले प्रारंभ हुआ था? यानी कि सबसे पहले जो लोहे का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ था वो कितने साल पहले प्रारंभ हुआ था? लगभग 2500 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले, लगभग 1000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले। तो दोस्तों, यहाँ जो आपको ऑप्शन सेकंड सही है, लगभग 3000 साल पहले। जैसे कि हम लोग आपको बता चुके हैं, एक तरफ ऋग्वेदों की रचना हो रही थी, दूसरी तरफ महापाषाण यानी कब्रों का निर्माण हो रहा था। उन कब्रों में जो आपके लोहे के औजार मिले हैं वो लगभग 3000 साल पहले की बात थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 3000 साल पहले भारतीय महाद्वीप में लोहे का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एवं सिंचाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आगे देखिए, समृद्ध गांवों के बिना राजा तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि के विकास में नए औजार तथा बीज छिड़ककर फसलों को बोना प्रमुख थे। इस समय सिंचाई के लिए तालाब, कुएं, नहरें, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए, समृद्ध गांवों के लिए, यानी कि आपका जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल के बाद जो आपका प्रारंभ हुआ, तो वहाँ पे नगरों का, बड़े बड़े नगरों का बसना प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े नगरों के लिए जो राजाओं को ज़्यादा कर वसूलने की आवश्यकता थी, और ज़्यादा कर वसूलने के लिए आवश्यकता थी तो कृषकों को ज़्यादा उपज की आवश्यकता थी, और गाँव का समृद्ध होना आवश्यकता कृषि से, पानी से, हर चीज़ से। तो देखिए, समृद्ध गांवों के बिना, यानी कि अच्छी फसल और अच्छी पैदावार वाले गांवों के बिना राजा तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था, क्योंकि कर उन्हीं लोगों से प्राप्त करते थे। तो ना तो समृद्ध गांव होते और ना राजा रह पाते, और ना उनके राज्य का बना रहना मुश्किल था, ना कोई डेवलपमेंट हो पाती। यानी आपका पहला पॉइंट सही है। देखिए, कृषि के विकास में नए औजार बता चुके हैं आपको, लोहे के औजार तथा बीज छिड़ककर फसलों का बोना प्रमुख था। देखिए, नए कृषि के विकास के लिए नए औजारों का होना जरूरी था, क्योंकि पहले के जो, इससे पहले के काल में आपके जो हल वगैरह होते थे वो लकड़ी के होते थे, और लोहे के हल बनने से जो ठोस भूमि थी उसकी जुताई अच्छे से होने लगी और पैदावार बढ़ने लगी। दूसरा पॉइंट आपका, बीज छिड़ककर फसलों का बोना प्रमुख था। तो ये चीज़ आपकी गलत है। बीज छिड़ककर जो फसलों का बोना था ना, उससे आपके कम पौधे निकला करते थे, और जबकि रोप के बोने से आपके अधिक पौधे निकला करते थे। यानी कि आपका सेकंड पॉइंट आपका गलत है। यहाँ रोप के पौधों का रोपण करके फसलों को प्राप्त किया जाता है, जिससे ज़्यादा फसल प्राप्त की जा सके। इस समय सिंचाई के लिए तालाब, कुएं, नहरें, कृत्रिम जलाशय बनाया गया। ये पॉइंट भी आपका सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, थोड़ी सी प्रकाश डाल देते हैं यहाँ पर। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के हथियार और औजार बड़ी संख्या में मिले, ये हम आपको बता ही चुके। अगला देखिए, लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण। लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण कितनी साल पहले मिला है? 2500 वर्ष पहले। इम्पोर्टेंट है ये, नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण में 2500 वर्ष पहले मिला है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया, ये हम आपको बता चुके। पहले लकड़ी का फाल होता था, लोहे के फाल से बढ़ गया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्सों के भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? पहला वेल्लाल, दूसरा उड़वार, तीसरा कड़ेसिया, चौथा अतिमई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपका आंसर सही है वो वेल्लाल, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा था, वहाँ बड़े बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, उन्हें वेल्लाल कहकर संबोधित किया जाता था। इस प्रश्न पर अब थोड़ा सा प्रकाश आगे डालेंगे। पहले दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से, दक्षिणी हिस्से का हम बता चुके,
उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे क्या कहते थे? उत्तरी यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? खडेसियार, ग्राम भोजक, गृहपति, भूस्वामी। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, वो ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। अब इन दोनों प्रश्नों पर हम प्रकाश डाल देते हैं इनकी व्याख्या के जरिए। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण तथा उत्तर के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो आपको बता दें 3 तरह के लोगों में पहले तो ये बता देते हैं आपको कैसे कैसे लोग थे। पहले क्या था? पहला वर्ग आपका भूस्वामियों का था, दूसरा वर्ग आपका साधारण किसानों का था, तीसरा वर्ग जो आपका था वो दास मजदूरों का था। ठीक है दोस्तों, यही वर्ग आपका दक्षिण में था और यही वर्ग आपका ऐसा ही वर्ग आपका उत्तर में था। अब देखिए, दक्षिण में हमने बताया भूस्वामियों को क्या कहते थे? वेल्लाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर पहला नोट डाउन कर लेना। पॉइंट नंबर दूसरा, साधारण हलवाहों को यानी कि साधारण किसानों को क्या कहते थे? उड़वार। पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहा जाता था? उड़वार। और देखिए, भूमिहीन मजदूर और दास, भूमिहीन मजदूरों को तो कड़ेसियार और दासों को अदीमई कहते थे। पॉइंट नंबर तीसरा, तीनों को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तीनों पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। यानी कि ये वाला हम क्लियर कर चुके कि वेल्लाल तो भूस्वामियों को कहा जाता था, उड़वाड़ जो साधारण किसान होते थे, सामान्य किसान उन्हें कहा जाता था, कड़ेसियार और अदीमई दास वगैरह और श्रमिक मजदूरों को कहा जाता था। अब देखिए अगला पॉइंट, दक्षिण का क्लियर कर चुके हैं। उत्तर में देखिए, उत्तर में भी 3 प्रकार के पद होते थे। ग्राम भोजक बता ही चुके, ग्राम भोजक के विषय में हमने अभी आपको बताया है। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अब देखिए इसमें क्या होता था? ग्राम भोजक के पद पर एक ही परिवार के लोग पीढ़ियों तक बना रहते थे और ये अत्यधिक प्रभावशाली होते थे, इसलिए राजा लोग अपने कर की वसूली यानी कि टैक्स की वसूली भी इन्हीं लोगों से करवाया करते थे। और उस समय गाँव में कोई न्यायाधीश की व्यवस्था तो थी नहीं, तो न्याय करने के लिए भी लोग वाके नहीं बुलाया करते थे और कभी कभी ये मुजरिमों को पकड़कर राजा को दिया करते थे और मुजरिमों को पकड़वाया करते थे। तो पुलिस की भूमिका भी यही लोग निभाते थे। ठीक है दोस्तों, और देखिए पहला वर्ग तो यही था। दूसरा वर्ग जो था स्वतंत्र किसान का, वो गृहपति कहलाते थे। इसका दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वे गृहपति कहलाते थे। इनमें छोटे किसान ही होते थे। और जो तीसरा वर्ग है वो ऐसे लोगों का था जिनके पास जमीन नहीं थी। क्या नहीं थी? जमीन नहीं थी। क्या कहलाते थे? वो दास और कर्मकार कहे जाते थे। कौन सा पॉइंट है ये आपका? उत्तर की तरफ से तीसरा। दक्षिण की तरफ से 3 पॉइंट हम आपको बता दिए। भूस्वामियों को वेल्लाल, साधारण हलवाओं को उड़वार और दास मजदूरों को और भूमिहीनों को केडसियार और अदीमई कहते थे। और यहाँ आपके ग्राम जो प्रधान होता था व्यक्ति उसे ग्राम भोजक कहते थे और स्वतंत्र किसान को गृहपति कहते थे। और जो आपके दास और कर्मकार होते थे जो दूसरे की जमीन पर कार्य करके अपनी आजीविका चलाते थे, उन्हें दास और कर्मकार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, दक्षिण और उत्तर के जो 3 तरह के लोग थे, उन तीनों के बारे में हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं व्याख्या में। आगे देखिए, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तमिल साहित्य कह सकते हैं जिसे, या फिर संगम साहित्य कह सकते हैं। तो तमिल में जो साहित्य लिखा गया था, तमिल आपका दक्षिण भारत की तरफ था। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण की प्राचीनतम रचना को संगम साहित्य कहते हैं। हमने अभी आपको बताया नहीं कि यानी कि पॉइंट पहला आपका सही है। दूसरा देखिए, इनकी रचना करीब 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष पूर्व बताई गई है इनकी रचना? तमिल साहित्य यानी संगम साहित्य की रचना 2500 वर्ष पूर्व। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। अगला पॉइंट देखिए, गांव में रहने वालों के तमिल नामों का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं। इनकी रचना करीब 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। ये पॉइंट आपका गलत है। इनकी रचना करीबन 2300 वर्ष पूर्व हुई थी। कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 2300 वर्ष पूर्व। दूसरा पॉइंट, संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन हुआ था, यानी कि इन्हें एकत्रित किया गया था। ये बात ही बिल्कुल सही है। गाँव में रहने वालों के तमिल नाम, जब तमिल का ही संगम साहित्य है और तमिल साहित्य है, तो तमिल के लोगों के नामों का उल्लेख नहीं होगा कि वहाँ पर तमिल के लोगों का नाम का उल्लेख तो आवश्यक रूप से होगा। तो गांव में रहने वाले तमिल लोगों के नामों का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है, यानी कि ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दिल्ली में पुरातत्वविदों को जो वलय कूप मिले हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, वलय कूप में पीने का पानी होता था। दूसरा, वलय कूप गुसलखाने, नाली व कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। तीसरा, प्राय वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। वलय कूप में पीने का पानी होता था। देखिए, हमने यहाँ पर चित्र लगाए, वलय कूप का चित्र है, ये देखिए।
और ये भी वलय कूप का ही है और ये भी आपके वलय कूप का ही है। ये दिल्ली में मिला वलय कूप है। देखिए वलय कूप में पीने का पानी होता था नहीं दोस्तों, वलय कूप यानी कूप शब्द से आपको कुआं नजर आ रहा होगा, परंतु ये ऐसा नहीं था। इसके शब्द पर ना जाए, वलय कूप में पीने का पानी कतई नहीं होता था। वलय कूप पीने का पानी नहीं होता था, यानी कि आपका पहला पॉइंट जो वो गलत है। अब होता क्या था उसके अंतर्गत देखिए, वलय कूप में जो गुसल खाने थे और नाली के लिए प्रयुक्त होता था, गुसल खाने से निकलने वाला पानी और कूड़ा डाला करते थे और वो सब उसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों के लिए ये प्रयोग किया जाने वाला क्या कहलाता था, वलय कूप। गुसल खाने, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। हाँ दोस्तों, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आपका पॉइंट नंबर दूसरा और तीसरा सही है। ये वलय कूप लोगों के घरों में ही हुआ करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा है से कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, सभी गलत हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला व तीसरा सही है। कौन सा सही है दोस्तों? पहला व तीसरा आपका सही है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रकार। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप में साधन के रूप में, भारतीय उपमहाद्वीप में विनिमय यानी कि सामान खरीद फरोख्त, क्रय विक्रय के लिए, क्रय विक्रय यानी कि विनिमय के साधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि सामान के लिए जो सिक्कों का प्रयोग किया जाता है क्रय विक्रय के लिए, उन सिक्कों के संदर्भ से जो संबंधित जो कथन दिए गए उन पर विचार विमर्श कीजिए। आगे देखिए, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो चौकोर हुआ करते थे। देखिए विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा अन्य चीज़ों का प्रयोग संगम काल में होता था। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा भी अन्य चीज़ों का प्रयोग संगम काल में होता था। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब इस पर डिस्कस करते हैं। आज सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे, ये बात सही है। ये चौकोर हुआ करते थे, नहीं, ये बात गलत है। ये सिक्के चौकोर नहीं हुआ करते थे, आयताकार हुआ करते थे, वर्गाकार हुआ करते थे और गोल होते थे। ठीक है दोस्तों। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा अन्य चीज़ों का प्रयोग भी संगम काल में किया जाता था। ऐसा नहीं था कि आपको कोई चीज़ क्रय विक्रय करनी है तो आपको सिक्के ही देने होंगे। जैसे कि आप कोई सामान देकर के दूसरी चीज़ ले सकते थे, अपनी फसल को देकर के कुछ और चीज़ ले सकते थे। जैसे कि यहाँ पर एक कहानी भी दी गई है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में। वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति था, निर्धन व्यक्ति था, उसके पास एक चूहा था। उसने क्या था कि जो बिल्लियाँ पालता था उसको अपना मृत चूहा बेच दिया और उससे कुछ सिक्के प्राप्त कर लिए, यानी कि चूहे के बदले में भी सिक्के प्राप्त कर लिए। ठीक है दोस्तों। यानी कि विनिमय काफ़ी प्रकार से होता था, फसल के बदले फसल भी ली जा सकती थी, काफ़ी प्रकार से विनिमय हुआ करता था। देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला व दूसरा दोनों सही हैं, केवल पहला सही नहीं है आपका। आगे देखिए, एक भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात यानी सामान मंगाना और भेजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भरूच को यूनानी भाषा में बेरीगाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरीगाजा। यहाँ से शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से आयात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। ठीक है दोस्तों, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, जिनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। अब इन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भरूच बंदरगाह से क्या क्या आता था और क्या क्या जाता था। पहले तो ये जान लीजिए, भरूच को यूनानी भाषा में बेरीगाजा कहा जाता है। ये बात बिल्कुल आपका सही है। आगे देखिए क्या आता था। यहाँ से शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने व चांदी के सिक्के का आयात होता था, यानी मंगाए जाते थे। दूसरा देखिए, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूखी कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से आयात किए जाते। दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हाथी दांत हाथी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में थे, आपको बता चुके हैं कि मध्य एशिया यानी मध्य भारत में हाथियों की जंगल काफ़ी था, तो हाथियों की संख्या काफ़ी थी और मगध की सेना में भी हाथियों की संख्या काफ़ी थी। सूती कपड़ा और रेशम भी हमारे यहाँ होता था, इत्र भी हमारे यहाँ होता था। तो ये जो चीज़ें थी हमारे यहाँ आती नहीं थी, बल्कि ये चीज़ यहाँ से
बाहर के देशों के लिए निर्यात की जाती थी। क्या की जाती थी दोस्तों? निर्यात, बाहर भेजी जाती थी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि आपका पॉइंट सेकंड गलत है। चीज़ों को निर्यात नहीं, आयात नहीं, निर्यात किया जाता था। अब देखिए, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। बिल्कुल सही बात है, राजा खुश करने का प्रयास हर व्यापारी किया करते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, गाना गाने वाले किशोर और सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नीचे, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, सभी गलत हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को पता चल ही चुका है, केवल आपका ऑप्शन थर्ड गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगर मथुरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीनतम नगर है आपका मथुरा। मथुरा ऐसा नहीं है कि मथुरा नया नगर हो, मथुरा काफी पुराना नगर है। एक चीज हम पीछे छोड़ा है, उसको और क्लियर कर देते हैं। देखिए, भरूच के विषय में आपको एक चीज बता देते हैं। भरूच, देखिए जो संगम साहित्य था, तमिल साहित्य था, संगम साहित्य जो कि तमिल भाषा में लिखा गया, उसमें हमें एक अज्ञात यूनानी नाविक की यात्रा का वर्णन मिलता है, जिसमें वीरिगाजा भरूच की यूनानी नाम दिया गया था। दोबारा समझ लीजिए, जो आपका संगम साहित्य है उसमें एक अज्ञात यूनानी नाविक की यात्रा का वर्णन मिलता है, जिसमें वीरिगाजा यानी कि भरूच का यूनानी नाम है। जो भरूच को जो यूनानी नाम उस व्यक्ति ने दिया था वीरिगाजा, ये वही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगर मथुरा के विषय में देखिए पहला पॉइंट, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। तीसरा, नगर में चारों तरफ किलेबंदी की गई थी और अनेक मंदिर थे। ठीक है दोस्तों, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला पॉइंट देखिए, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर स्थित था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आपको दिखा और देते हैं आपकी बुक्स का स्क्रीनशॉट। देखिए, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। ओके फ्रेंड्स, पता चल गया होगा आप लोगों को। देखिए, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यानी आपका पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर स्थित था जहाँ पे आपके यातायात के साधन भी स्थित थे और व्यापार के साधन भी स्थित थे। यमुना नदी होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण जगह थी ये। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ये पॉइंट भी आपका सही है। नगर में चारों तरफ किलेबंदी और अनेक मंदिर थे, बिल्कुल सही है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, ये बात भी सही है। यानी कि आपके यहाँ पर देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है, तो यहाँ तो आपके सारे ही कथन सही है, तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। आगे देखिए, मथुरा के धार्मिक महत्व व मूर्ति निर्माण कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था,
ये चीज़ आप सभी लोग जानते हैं, प्राचीन काल से ही मथुरा जो है बेहतरीन मूर्ति कला का केंद्र रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन तो वैसे से ही हो जाता है। यह सिर्फ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दूसरा ऑप्शन देखिए, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक संक्षिप्त यानी कि छोटे छोटे अभिलेख मिले जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मंदिर को दिए जाने वाले दान का उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट भी आपका सही है। प्राण नगर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार मठों पर मंदिरों को दान किया करते थे। बिल्कुल सही बात है। आपका औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, उसने भी मथुरा में स्थित मंदिरों के लिए स्वर्ण जालियाँ और दान की थी, जिसे आप इतिहास में स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ेंगे। अब देखिए फिर इसमें से पॉइंट कौन सा गलत है। यह सिर्फ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आपको लग रहा होगा ये पॉइंट बिल्कुल सही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पॉइंट सही है, ऐसा नहीं है कि हम इसे गलत कह सकें, परंतु ये सिर्फ यहाँ जो सिर्फ लगा हुआ ना, ये गलत है, क्योंकि जो जगह है ये सिर्फ कृष्ण भक्ति का ही महत्वपूर्ण केंद्र नहीं रहा है। मथुरा कृष्ण भक्ति का ही नहीं बल्कि बौद्ध विहार और जैन मंदिरों का केंद्र भी रहा है। ओके दोस्तों, यानी कि आपका ये वाक्य यहाँ पर गलत है। सिर्फ कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं था मथुरा जैन मंदिरों के लिए और बौद्ध विहारों के लिए भी प्रसिद्ध था। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन दूसरा गलत है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले मिट्टी के पतले और सुंदर बर्तन को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरी बलुई चमकीले पात्र, उत्तरी काले चमकीले पात्र, उत्तरी बलुई काले चमकीले पात्र, उत्तरी पीले चमकीले पात्र। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर कि जो महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले मिट्टी के जो पतले और सुंदर बर्तन थे ना, उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाता था? उत्तरी काले चमकीले पात्र। इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्तरी महाद्वीप में मिलने के कारण इनके नाम के आगे उत्तरी जुड़ा और इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर, जैसे कि आज के टाइम पे ईंटें पकाई जाती है ना भट्टों पर, उसी प्रकार से भट्टों पर उच्च तापमान पर इन सामान को रख देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता था, इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। और फिर क्या करता था जो कुम्हार लोग, क्या करते थे, इन पर एक पतली काला लेप भी लगा देते थे, यानी कि पतली परत चढ़ा देते थे काले लेप की, जिससे बर्तन क्या होता था, आपके शीशे जैसे चमकदार बन जाते थे। इस कारण इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र के नाम से जाना गया है। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल में कपड़ा उत्पादन के प्रमुख केंद्रों के नाम बताओ। यानी कि प्राचीन काल से ही भारत में कपड़ा उत्पादन का कार्य होता आया, तो जो केंद्र जो थे प्राचीन काल में, उनके नाम बताइए। देखिए, पश्चिम में भीलवाड़ा, उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई, पूर्व में मथुरा। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान में आपका जो राजस्थान है भीलवाड़ा, जो कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, परंतु ये उस टाइम पर नहीं था। यानी कि आपका पहला ऑप्शन ये गलत है। वर्तमान में तो है परंतु प्राचीन समय में नहीं था। उत्तर में वाराणसी जो आज भी है, दक्षिण में मदुरई जो आज भी कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पूर्व में मथुरा में कपड़े से संबंधित कोई कार्य नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन तीसरा और दूसरा बिल्कुल सही है। देखिए, उपयुक्त में से कौन सा से सही है? पहला व दूसरा? पहला ही आपका सही हो जाता है, पर नहीं, यहाँ पर आपका तीसरा व दूसरा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। अरिकामेडु पत्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरिकामेडु जो था आपका एक समुद्र पत्तन था या बंदरगाह कह सकते हैं, जिसे उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2200 से 1800 साल पहले ये एक पत्तन था जहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। इसमें शराब, तेल या तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, जिसमें दोनों तरफ हाथ से पकड़ने के हत्थे लगे थे। तो दोस्तों देखिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, 2200 से लेकर 1800 साल तक ये एक पत्तन था। ऐसा नहीं है 1800 साल नहीं, 2900 साल तक ये एक पत्तन था। ठीक है दोस्तों, इसकी जानकारी हमें संगम साहित्य से ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होता था, जब समुद्र पत्तन था तो क्या होगा, पत्तन, डॉगयार्ड या बंदरगाह, कुछ भी कह सकते हैं। इंग्लिश में डॉगयार्ड कहते हैं, हिंदी में पत्तन, हिंदी में पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से जब डॉगयार्ड ही था, पत्तन था, तो सामान तो उतरेगा ही उतरेगा। या ईंटों से बना एक ढांचा मिला जिस संभवतः गोदाम रहा होगा। जब सामान आता था, आयात होता तो सामान रखने की जगह भी होगी। यानी कि आपका पहला पॉइंट वैसे तो सही है, परंतु सन गलत लिखी है, इस कारण ही आपका पॉइंट गलत हो जाता है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले जिसमें शराब, तेल या तरल पदार्थ रखे जा सकते थे।
ठीक है दोस्तों, जिसमें दोनों तरफ हाथ से पकड़ने के हत्थे लगे थे, यानी कि आपका दूसरा पॉइंट सही है। तो केवल आपका दूसरा सही है और पहला आपका गलत है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए हमने एक चार्ट बनाया है जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि अरिकामेडू से मिली वस्तुएं और उसके मिलने वाले स्थल और उनके नामों की सूची का मिलान कीजिए। अच्छे से यहाँ पर आप समझ जाएंगे इस चार्ट से। देखिए सबसे पहला हमने आपसे पूछा जो मन के, इसमें हमारा पूछने का उद्देश्य जो मन के जो थे उनका निर्माण किस चीज़ से होता था। तो मन के का निर्माण आप लोगों को सीधे सीधे बताते चलते हैं। इसका निर्माण जो होता था शीशे व अर्ध बहुमूल्य पत्थर से होता था। यह यहाँ पर मिले, अरिकामेडू से मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले? मन के, जिनका निर्माण शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से होता था। ओके दोस्तों, आगे देखिए छोटे छोटे कुंड भी मिले। तो दोस्तों अरिकामेडू से आपके छोटे छोटे कुंड भी मिले। अब इन कुंडों में क्या होता था, यहाँ से जो कुंड मिले इनके विषय में यह कहा जाता है कि संभवतः यहाँ पर कपड़े रंगाई के पात्र थे। ये जो कुंड है ना, कपड़े रंगे जाते थे इनमें, यानी कि आपको ऑप्शन तीसरा, कपड़े रंगने के काम में लिए जाते थे। अब देखिए आपका जो चौथा बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है एराटाइन मोहर लगे चमकदार बर्तन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मोहर लगे चमकदार बर्तन। एराटाइन वह चीज़ कहलाती थी, यानी कि आप किसी भी चीज़ पर मोहर लगा दीजिए और उसका चमकदार बर्तन होना। अब देखिए एराटाइन के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन के नाम पर रखा गया, इसलिए इन्हें एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। और इसे मोहर लगे, और इसमें क्या होता था, मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी दबाकर बनाया जाता था। क्या करी जाती थी? मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी लगा करके बनाया जाता था। अब आपको जो एम्फोरा है, एम्फोरा क्या है? जो हमने आपको बताया, एम्फोरा शराब, तेल और तरल पदार्थ रखने का पात्र था। ओके दोस्तों, अब देखिए आपको ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है। पहले का चौथा, दूसरे का आपका तीसरा, और तीसरे का आपका दूसरा, और चौथे का आपका पहला, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। एक बात आप लोगों को और बता देना चाहते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर आहत सिक्कों की बात की। विनिमय के लिए आहत सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। ये रहे आहत सिक्के। आहत सिक्कों के विषय में आपको एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, कि जो आपके जो आहत सिक्के हुआ करते थे ना, वो आपके आयताकार होते थे और गोल होते थे, और वो सिक्के जो होते थे ना, चांदी और सोने के बने होते थे। ठीक है दोस्तों, आहत सिक्के कभी कभी वर्गाकार और गोलाकार भी होते थे। इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, और ठप्पे से चिन्ह बनाए जाने के कारण इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? ठप्पे से चिन्ह बनाने के कारण इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए तमिल साहित्य या संगम साहित्य को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग हुआ है? खगोष्ठी लिपि, प्राकृत, ब्राह्मी लिपि, निम्न में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताते चलें कि तमिल साहित्य को लिखने के लिए आपकी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा से सही है? यानी कि आपका केवल निम्न में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, यहाँ देखिए, ये हमने आप लोगों को जानकारी देने के लिए लगाया कि कैसे इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, तमिल ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। देखिए अभिलेखित मिट्टी के बर्तन है ये, इन पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिपि में लिखा हुआ है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। मैं जस्ट इसके बगल में बना देता हूँ, और ऐसे ही इसके जस्ट बगल में ये बना हुआ है, कुछ लिखावट हो रही है इसके ऊपर, और यहाँ भी हो रही है, जस्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो अच्छे से ये देखिए। और ऐसे ही यहाँ पर कुछ ऐसा करके इसमें कुछ लिखा गया है। तो देखिए अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, जो हम बता चुके आपको, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेना अपनी पुस्तक में, इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख किस लिए कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है। अब देखिए जातक कथाओं का संकलन जिसके द्वारा किया गया था वो बताइए। जातक कथाएं क्या होती थी? जो समाज में प्रचलित कथाएं होती थी, वो किसके द्वारा इनका संकलन किया गया था? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, जैन अनुयायियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, मगध के शासकों के द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, जो जातक कथाएं होती थी, जातक कथाओं का संकलन हमारे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था, यानी कि आपका पॉइंट पहला यहाँ पर सही है। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए हमने जो आपकी किताब होती है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर के लास्ट में विदेश से संबंधित, विदेशी यानी कि अपने देश के बाहर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई होती है।
तो जिसका हम डेली प्रश्न तैयार करते थे, परंतु आज हम इसका आपको चित्र भी दिखाना चाहते थे, इसलिए आपके लिए पूरा ही लगा दिया हमने। इसका नाम है एक्वाडक्ट। क्या नाम है इसका? एक्वाडक्ट। अब देखिए, यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। रोम है ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, पॉइंट नंबर पहला, सबसे पुराना शहर है ये रोम। इसके विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान और शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला था और यहाँ के शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया गया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसमें मैंने संगमरमर। इन्होंने क्या कहा था, इनके शब्द क्या थे कि रोम जो था पहले वो ईंटों का शहर था और मैंने उसे संगमरमर का बनवाया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कई मंदिर और महल भी बनवाए। इन्होंने यहाँ पर कई बड़े रंग महल बनवाए जिसे एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता था। इसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाया, नहाने की जगह जहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग जगह निर्धारित थी कि स्त्री अलग नहाएंगी और पुरुष अलग स्नान करेंगे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवायु सेतु देखिए आपको यहाँ दिख रहे होंगे। जलवायु सेतु ही है जिसका नक्शा हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे। जलवायु सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। जैसे कि आपके वर्तमान में बांध होते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं और यहाँ पर आपके भारत में बांधों में लोहे के दरवाजे लगा दिए जाते पानी को रोकने के लिए, और जब ज़्यादा पानी आ जाता तो उन्हें इन गेटों को खोल के पानी को बाहर निकाल दिया जाता। उसी प्रकार से यहाँ पर पानी को छोड़ने के लिए एक्वाडक्ट लगाए थे। एक्वाडक्ट के जरिए स्नानगारों, फव्वारों और गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। दोस्तों, एक चीज़ और एक्स्ट्रा आप लोगों को बताना चाहेंगे। देखिए, जो जातक कथाएं 2-3 पॉइंट आप हमारी सुन लीजिए कि भरूच के विषय में हम आपको बता ही चुके हैं। भरूच क्या था? बंदरगाह था आपका। आज सिक्के सोने चांदी के बने होते थे और मथुरा में जो भक्ति जो की जाती थी वो खाली कृष्ण जी की नहीं की जाती थी, वहाँ पे बौद्ध विहार भी थे और जैन मंदिरों के केंद्र भी थे। ठीक है दोस्तों, अरेकामेडू का जो वर्तमान नाम है उसे पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पुदुचेरी के नाम से। और एक चीज़ और यहाँ पर बताते चलते हैं आपको, ये जो चार्ट हमने लिया है इसमें देखिए यहाँ कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिसका डिज़ाइन रोम का था, किंतु ये सभी बर्तन हिंदुस्तान में बनाए गए थे। ओके दोस्तों, यहाँ रोमन लैंप भी मिले, शीशे के बर्तन भी मिले और यहाँ से रत्न भी मिले अरकामेडू से। आगे देखिए दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी। अगर कोई कमी नज़र आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें दोस्तों, और हमारे चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जल्दी हम अपना नवा अध्याय लेकर के आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ।